दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपका टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी है कंपटीशन सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स अगर आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही इस वीडियो को देखें। वरना अगर आपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू इसको क्लियर नहीं करा है तो लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को डाला हुआ है। वो सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के, पहले उनको गो थ्रू करिए, फिर इस पर्टिकुलर वीडियो पे आइए। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि हाँ आपने थोड़ी बहुत देखी हुई है, थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट आता है, तो भी आप देख सकते हो, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में मैंने बताया था वर्नियर कैलिपर वाली कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नाम का जो यूनिट है आपका, इसमें से कंपटीशन में एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इसी एक वीडियो में आपको करवा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को वो कवर करता है। ठीक है, तो होप सो आप ये वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ताकि आपका एक पर्टिकुलर यूनिट तो खत्म हो जाए, 4 मार्क्स तो आपके एटलीस्ट पक्के हो जाए कंपटीशन में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से तो बचा जा सके आपको। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा हुआ है, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं एक पीडीएफ फाइल बना के मैंने इस फोन में सेव कर लिए हैं। तो अपन लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चंस आपको नीचे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा, अ बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट formulas फॉर अ डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। ये जितने भी आपको फॉर्मूलेस दिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूलेस अभी आपको डायरेक्टली बता दिए गए हैं। ठीक है, बट इनको आगे जाके अपने लोग डिराइव करेंगे। यूनिट नंबर 10 है ऑसिलेशंस एंड वेव्स का, उसमें ये फॉर्मुलेस आपको देखने को मिलेंगे, बट इनमें से एक ही फॉर्मूला है जो सही है, जो उस समय आपको देखने को मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला लिखा है y इज इक्वल टू ए टू साइन इज साइन सॉरी टू नहीं है, साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल टी इंटू साइन टी अपॉन ए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू ए इंटू टू, जिसको आप 2a भी बोल सकते थे, साइन ब्रैकेट में 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस में से ये बोला गया है कि उस बुक में 4 फॉर्मूलेस लिखे हुए थे, प्रिंटिंग एरर्स हैं। ठीक है, तो कोई एक फॉर्मूला इनमें से सही है, तो बता सकते हैं कौन सा वो पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज, जितने भी रॉन्ग फॉर्मूलाज है वो रूल आउट करिए, या फिर कोई जो भी आपका करेक्ट है आप उसको बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है रॉन्ग बताइए कौन सा है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये जैसे आता है ना मल्टीपल चॉइस आपके आंसर्स हो सकते हैं, तो कुछ उसी तरह से है। जरूरी नहीं है इसमें एक ही सही हो, जरूरी नहीं है 2 सही हो, जरूरी नहीं है 3 सही हो, तो कितने भी सही हो सकते हैं या कितने भी गलत हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो मैं पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल टी कोई टाइम, किसी इंस्टेंट का जो टाइम होता है वो है इंस्टेंट टाइम। ठीक है, और कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, जैसे आपका ये ऑसिलेशन होता है समथिंग कुछ इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन को जो टाइम लगे उसको टाइम पीरियड कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और ये स्मॉल टी क्या है, उस ऑसिलेशन के दौरान किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आप वाई को चेक करते हो तो उस इंस्टेंट को नाम दे दिया गया स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है, कंप्लीट एक ऑसिलेशन को जो टाइम लगे उसको दे दिया गया टाइम पीरियड। तो ये हो गया टोटल आपका टाइम पीरियड। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करना है सही है या गलत है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलरेडी। ठीक है, अगर यहाँ नहीं गिवन, अगर मैंने नहीं लिखा है तो नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी है, टी टाइम पीरियड है। ठीक है, स्मॉल टी के बारे में नहीं बोला हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो आपको चेक करना है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के कि कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला सही है।
अब आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू, तो y क्या है, y आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, y क्या है, y भी डिस्प्लेसमेंट है। जैसे a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया तो y क्या हो गया, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम का डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट एक टाइम पीरियड के बाद जब आपका वो पर्टिकुलर पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है अपनी मीन पोजीशन से, जैसे अगर आपके पास ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम आपका इनिशियली यहाँ पर था, ये गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर आया मीन पर, फिर गया इधर मैक्सिमम, फिर आया मीन पर। तो जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना मीन से, तो इसको कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए। उस मैक्सिमम और मेन के बीच का कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी टाइम टी पर वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब इधर का जो यूनिट होगा इधर का भी यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं, वाई आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर इसका डायमेंशन मामला क्या हो गया, एल। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो एल होगा ही होगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बट क्या इसका कुछ और यूनिट तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज के साथ और उसका कुछ भी डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, सपोज एम आ गया या टी आ गया, तो इनटू टी, तो ऑटोमेटिकली दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, वाई। तो मैं मुझे क्या चाहिए, अगर इस फॉर्मूले को सही साबित करना है तो इसका कोई डायमेंशन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले आप ये चेक करिए साइन का जो पर्टिकुलर एंगल है उस एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। साइन थीटा लिखते हैं, थीटा ये है, ये सारा का सारा क्या है, थीटा है, तो इस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो चेक करो क्या इसका कोई डायमेंशन तो नहीं है, टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इफ नथिंग, तो ऑटोमेटिकली इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये क्या देगा आपको, एम भी जीरो देगा, एल भी जीरो देगा, टाइम भी जीरो देगा, तो ऑटोमेटिकली इधर भी डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट है, तो एंटायरली क्या हो जाएगा, कुछ भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं मिला। तो ये आपके पास लेंथ, ये भी आपके पास लेंथ, तो इसका मतलब पहला फॉर्मूला आपका सही है। फिर ऐसे आप वेरीफाई करेंगे दूसरे को, ऐसे वेरीफाई करेंगे तीसरे को, ऐसे वेरीफाई करेंगे चौथे को। अब बिफोर मैं आपको आगे के बताऊं, वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, ठीक है, और आगे का खुद चेक करिए। ठीक है, चेक करने के बाद पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे कि कौन सा सही है, ये रिक्वेस्ट है प्लीज। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो इतना काम करना है, व्यूज से ज्यादा कमेंट्स आ जाने चाहिए, ताकि मुझे लगे हाँ यार बच्चे ईगर हैं आंसर करने के लिए, पता चले एटलीस्ट कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखने के बाद अगर आपका आंसर 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, वो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। होपफुली आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और आप जुट गए होंगे इसका आंसर निकालने के लिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, बट ध्यान से देखो थीटा का कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्यों, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कभी भी एल नहीं हो सकता, या हो सकता है, देखते हैं, चलिए देखते हैं, हो सकता है ना। वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन, अरे वाह, इनटू टाइम टी, लो भाई ये भी आपके पास एल आ गया। बट ध्यान से देखो ये एल आ गया, बट लेंथ यहाँ पर जो कि थीटा है, बट क्या थीटा लेंथ हो सकती है, नहीं ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला वेरीफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आपकी गलत है। अगर आपने बिल्कुल ये सही लिखा था, आपके कमेंट बॉक्स में आपने 2 लिखा था, तो बहुत बहुत बधाई आपको, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही समझ में आ गई भी बात कि यही गड़बड़ हो गया ये, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं चौथे की, यह डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया भाई किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, होगी, ये भी लेंथ ही, ये भी लेंथ है। ठीक है, अभी तक 2 गलत साबित हो गए, वैसे तो आपको लग रहा होगा ये भी गलत ही लग रहा है मुझे, तो चलिए देख लेते हैं। टाइम डिवाइडेड बाय टाइम एक एंगल होगा, है ना, तो इसका मतलब साइन समथिंग थीटा विल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ वैल्यू। फिर बात करते हैं इसकी, cos टाइम डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू समथिंग सॉर्ट ऑफ कोई वैल्यू होगी 2 पाई के टर्म्स में, तो ये भी एक थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, m0 l0 tb0, तो ऑटोमेटिकली y इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू 2 समथिंग लेंथ ही है, तो दोनों आपस में सेम है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा जिसने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपके नीचे आपको दिख रहा होगा,
वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करो, है ना, देखो खुद कर सकते हो या नहीं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई आपका जो टर्म है आपके लिए बिल्कुल नया टर्म है ना, आपने इनर्शिया वर्ड सुना हुआ है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं सुना हुआ है, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। 5वां यूनिट आएगा जब रोटेशनल मोशन वाला, उसमें ये टर्म आएगा, उसमें आपको कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। बट अभी के लिए जो भी इसका फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान से देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है। तो भाई आपको डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फॉर्मूला गिवन है तो वहां से आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पर द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। के की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है आई के ऊपर और ओमेगा के ऊपर। क्लियर? बहुत गर्मी लग रही है, देखो पसीना, पंखा चला ही लेता हूँ ना, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं सोच रहा था यार पंखे की जो आवाज़ है ना है, अगर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर पंखे की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, तो अगली बार से ऑन ना करें, गर्मी में आप लोग अपना काम कर सकते हैं। हाँ कर लूंगा भाई, गरीब आदमी कुछ भी करेगा आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओमेगा। तो अब यहाँ पर बोला गया है कंसीडरिंग द रिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओमेगा, बट वहां पर लिखा हुआ है के इज इक्वल टू कांस्टेंट के आ गया, आई की पावर ए आ गया, ओमेगा की पावर बी आ गया, वे के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फाइंड ए एंड बी। तो भाई ए और बी की वैल्यू निकालनी है। डायमेंशनल फॉर्मूले की एक और एप्लीकेशन जो होती है उसका यूज करना है टू डिराइव अ फॉर्मूला। तो भाई आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आई का डायमेंशन फॉर्मूला, आपको चाहिए ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला, आपको चाहिए के का डायमेंशन फॉर्मूला। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप निकाल सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर से। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या होगा एम एल टू टी माइनस टू। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी, तो जितना वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही सेम काइनेटिक एनर्जी का होगा, तो आप निकाल सकते हो। फिर बात आती है आई की, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला गिवन है, ध्यान से देखो कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर। स्फेयर के लिए है, अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो एम मास हो गया, आर आपके पास लेंथ हो गई रेडियस, तो एल का स्क्वायर, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया एम एल स्क्वायर। ओमेगा होती है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, जिसको लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो 1 अपॉन टाइम का मतलब हो गया टी इनवर्स। तो आपके पास ओमेगा का भी डायमेंशन फॉर्मूला है। तो अब सिंपली क्या करना है, सारे डायमेंशन फॉर्मूले पुट करके आपको ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो के का फॉर्मूला, अब क्या करो, यहीं पर वीडियो को पॉज करो और यहां से एटलीस्ट आप खुद ट्राई करो ए और बी को निकालना, और निकालने के बाद जो मैंने बोला हुआ है यार वो करना है। क्या वो कर रहा है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आंसर लिख के फिर वापस आए और आंसर को चेक करें जो सर ने निकाला है उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर की पावर हो गया ए, और ओमेगा आपके पास है टी की पावर -1, तो पावर हो गई इसकी बी। अब क्या करना है यहाँ पर, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू के, तो एम की पावर ए और एल की पावर 2a, इधर टी की पावर -b। ठीक है, अब के एम की पावर ए, एल की पावर 2a और टी की पावर -b। ठीक है, इधर है एम एल टू टी की पावर -2। होमोजेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करते हुए आपने यहाँ पर ए की वैल्यू को देख लेना कितनी है, 1 के बराबर। 2a इज इक्वल टू 2, तो ए यहाँ से भी 1 के बराबर आ जाता है। टी इज इक्वल टू टी की पावर -2 इधर और इधर -b, तो b की वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, तो ये आपके पास आंसर है। और अगर आपने ये लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में तो बहुत बहुत बधाई यार, मजा आ गया। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा जोश मिलना चाहिए, हाँ भाई हम सही कर रहे हैं बिल्कुल, जो सर ने पढ़ाया हुआ है अच्छे से पढ़ाया हुआ है और हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, और होपफुली यार ये क्वेश्चन तो बड़ा ही ईजी है, बहुत ईजी है, मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद करोगे। ठीक है, और इसका आंसर लिखे बिना इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है प्लीज। और मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और 5-10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो तो कर लो। ठीक है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। ठीक है, मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि 4th क्वेश्चन है। मुझे ये क्वेश्चन वैसे डालना नहीं चाहिए था, इतना इजी क्वेश्चन है 3rd, बट फिर भी चलो आ गया है।
तो आप लोग ट्राई करिए एटलीस्ट। कई लोग तो मुझे यकीन है डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे, है ना, मैं आंसर बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको शायद 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ना। चलिए देखते हैं कितने लोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट व्हाइल डूइंग एन इक्वेशन फाइंड्स दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन v इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर प्लस वाई टी प्लस जेड। ये एक इक्वेशन बता रहे हैं वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ टी, और जहां पर एक्स वाई और जेड कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इफ द यूनिट ऑफ v एंड t आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, जहां पर v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और t टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने कहा है डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट्स x y एंड z इन द गिवन इक्वेशन। भाई देखो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है यूनिट, और बेसिकली यूनिट्स के साथ साथ ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते थे, बात एक ही है, ठीक है, कि अगर आपने यूनिट निकाली है तो ऑटोमेटिकली इसमें कोई बड़ा लॉजिक रह नहीं जाता, अब उसके बाद उसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगर आप देखें यहाँ पर अगर वेलोसिटी है तो ये जो टर्म्स गिवन है, तो इन टर्म्स को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने के बाद अगर मैं वेलोसिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअली सारे क्या हैं, वेलोसिटीज ही हुए। तो ये भी वेलोसिटी हुई, ये भी वेलोसिटी हुई, और ये भी वेलोसिटी हुई। एक्स टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर। तो क्या मिल गया, x इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर गया ऊपर, तो क्या मिला, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो ये आपके पास यूनिट आ गया किसका, x का। फिर आती है बात y की, तो v इज इक्वल टू वाई टी लिखा मैंने। अब v का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, y का यूनिट निकालना है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सेकंड को नीचे भेजा तो क्या मिला, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर मेरे से पहले लिख रखे हैं, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर, और ये z है आपके पास, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या है, z। तो जो पर्टिकुलर यूनिट वेलोसिटी का होगा वही z का होगा, दैट इज z इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो चेक कर लीजिए एक बार आपके आंसर सही है या नहीं, और नहीं सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सही है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा भाई, ट्राई करिए, होपफुली आप कर ही लोगे, जीनियस तो हो ही। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, आपको बेसिकली ये बताया हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। वो क्या होती है, मास लेंथ और टाइम होती है। अब यहां पर इन्होंने कहा है इफ फोर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अरे सर ये कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, assumptions हैं फिजिक्स में, होता क्या है, ज्यूम करते हैं यार, फिजिक्स आदि वैसे होती है। अगर मान लिया जाए फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फंडामेंटल यूनिट्स हैं इंस्टेड ऑफ मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम के की जगह अगर मैं फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फंडामेंटल यूनिट्स मानता हूं, तो प्रेशर और इम्पल्स को फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में लाना, प्रेशर और इम्पल्स को फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में लाना। तो यार सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रेशर P मान लिया, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक। मैं आपको स्टार्टिंग बता दे रहा हूं इसकी क्या करना है। तो सिंपली डिराइव द फॉर्मूला करिए, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स की पावर आपने ए मान ली, वेलोसिटी की पावर बी मान ली, और एक्सेलरेशन की पावर सी मान ली, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपने हटाया, के डाल दिया, फोर्स की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, और एक्सेलरेशन की पावर हो गई सी। अब P का डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। अब अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर, ये मिल जाता है ml माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपने यहाँ पुट करा, क्या आ गया, ml माइनस वन टी की पावर माइनस टू के। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है बहुत बार, mlt माइनस टू, पावर कितनी हो गई ए। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस वन की पावर हो गई बी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस टू की पावर हो गई कितनी, सी। देखिए प्रेशर वाले का आंसर मैं निकलवाऊंगा, इम्पल्स वाले का आप निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। हाँ फिर मत कहना बताया नहीं था मैंने। तो यहाँ पर आपके पास के एम की पावर ए,
एल की पावर ए टी की पावर माइनस टू ए एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी एल की पावर सी टी की पावर माइनस टू सी। मैंने क्या करा, मैंने सारी ब्रैकेट्स खोल दी एक बार में। मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। एम की पावर वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, आप भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है इसमें, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एम की पावर ए हो गई, एल की पावर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है तो प्लस बी, यहाँ पर सी है तो प्लस का सी, टी की पावर यहाँ माइनस टू है, या माइनस बी, या माइनस टू सी, ठीक है। और इधर एम की पावर वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। अब कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट के एज इट इज रहने दिया, बाकी चीजों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करेंगे कि इनको पावर्स को, तो एम के ऊपर कितनी पावर है, वन, उधर कितनी हो गई ए, तो ए की तो वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है, ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है। फिर आती है बात यहाँ पर एल की पावर में ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू वट, माइनस वन, ठीक। मैं ए की वैल्यू को अगर मैं वन पुट करता हूँ, ध्यान से देखो क्या मिलता है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, ये हो गई क्वेश्चन नंबर वन। फिर यहाँ पर है टी की पावर माइनस टू ए माइनस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू, इधर पावर हो गई माइनस का टू, तो ए की वैल्यू अगर मैं वन पुट करता हूँ तो मुझे मिल जाता है टू प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस टू, तो बी प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस का फोर। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, मैंने एक इसको जब पुट करा तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई बी और सी के टर्म्स में। मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब आपके पास दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, इजीली सॉल्व कर लोगे यार। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या मिलता है, माइनस का बी माइनस का टू सी इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का फोर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का सी और इधर आ गया प्लस का टू, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का टू, सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का टू। मेरे पास सी की वैल्यू माइनस टू है, मैं किसमें पुट कर लेता हूँ, चलो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, तो बी माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, उधर गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, और गधर, बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, वैल्यू इसको पुट करिए, आंसर आ गया। कहीं मैंने तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी ना, देख लेना, मेरा कुछ नहीं पता, मुझे मैथ बहुत कम आती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यार गड़बड़ होगी यार, देखो यहाँ पर गड़बड़ होगी ना, तुम भी बोलते नहीं हो। अरे यहाँ पे तो जीरो आना चाहिए, है ना, बी प्लस टू से इक्वल टू जीरो आएगा, जब बी प्लस टू से इक्वल टू जीरो आएगा तो जीरो हो गया। अब अगर ये जीरो हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का टू, राइट। अब अगर सी की वैल्यू प्लस का टू आई है, तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। अब सही है, अब देखो क्या वैल्यू आती है, तो P इज इक्वल टू एफ की पावर ए, एफ की पावर ए मिल गया वन, वी की वैल्यू बी, बी की पावर माइनस फोर, ठीक है, सी ए की वैल्यू सी, सी 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 प्लस का टू। अब आप खुद भी चेक करिए, और अगर मैंने कोई गलती करी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखिए, सर आपसे बड़ी गलतियां होती हैं, सुधारिए अपने आप को, ठीक है। तो इम्पल्स का आंसर कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है, मैं रिप्लाई करूंगा इंडिविजुअली हर बच्चे को, ये मेरा वादा है, ठीक है। ये आपके आंसर सही है या नहीं, हर एक को रिप्लाई होगा, और आपके कोई डाउट्स हैं तो वो मुझे आप पर्सनली मेरी जीमेल पे भेज सकते हैं, तो जीमेल आपको नीचे दिख रही होगी, वहाँ पर आप भेजिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे जो पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे हैं उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो वहाँ भेज सकते हैं। बट स्कूल में, और स्कूल कह रहा हूँ, घर में बिल्कुल भी आइडल नहीं बैठना है, ठीक है, अपना अपना काम जो भी आपको मिला हुआ है छुट्टियों के लिए वो करते रहिए, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये हो गए। अब बात करते हैं एरर्स की, ठीक है। तो एरर्स में पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी द वैल्यूज 1.29 1.33 1.34 1.35 1.32 1.36 और 1.30 1.33, तो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो इनको मैं लिख सकता हूँ A1, ठीक है, A2, ठीक है, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है। अगर आपने पहले से ऐसा कोई क्वेश्चन कर रखा है तो यही वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालिए, फिर वीडियो को स्किप करिए, थोड़ा सा आंसर चेक करिए, आंसर सही है तो दोबारा सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। और अगर आंसर गलत है तो प्लीज वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से इन द सेंस इस क्वेश्चन के लिए। अब बात आती है यहाँ पर निकालने के लिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू,
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। मीन वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो जितनी भी वैल्यूज गिवन है ना यार, इन सारी की सारी वैल्यूज का आपने मीन निकाल लेना है बस। देखो मैं सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा सारा का सारा, मैं आपको फॉर्मुलेस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वैल्यूज आप डालेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 7 क्यों 8, क्योंकि 8 है, 8 है टोटल, ठीक है। 8 से डिवाइड कर देंगे तो पहला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें बोला हुआ है एब्सोल्यूट एरर। अब अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करते हो तो जो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिली हुई है, ये एक मीन वैल्यू होगी, जिसको अपने ये लोग क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू, ठीक। आपके पास ट्रू वैल्यू है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, तो आप हर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की क्या निकाल सकते हो? एरर पता कर सकते हो इजिली। कैसे पता कर लोगे? ट्रू वैल्यू ए में से आपको क्या माइनस करना है? A1, सिमिलरली A माइनस A2, सिमिलरली A माइनस A3, सिमिलरली A माइनस A4, ठीक है, एंड सो सिमिलरली A8 इज इक्वल टू A माइनस A8। ये कर लिया आपने, ठीक है। अब निकालना था आपको एब्सोल्यूट एरर। तो भाई जितनी भी एरर्स आई हैं इन सबका मीन निकाल दो। तो डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 एंड प्लस वन डेल A8 डिवाइडेड बाय 8। अब ध्यान में एक चीज क्या रखनी है आप लोगों ने, एरर्स हो सकता है माइनस में आना, हो सकता है एरर्स हो सकता है प्लस में आना। उस केस में क्या करना है? माइनस साइन लेना है या प्लस साइन लेना है? तो प्लीज माइनस साइन कभी कंसिडर नहीं करते हैं जब भी आप एरर्स की बात करें। क्यों? हम अपने लोग जो तैयारी करके रखते हैं ना, वो ज्यादा की तैयारी करके रखते हैं, तो कभी भी माइनस में एरर नहीं लेनी है, नेगेटिव एरर कभी नहीं लेके चलनी है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितनी भी एरर्स पुट करोगे सारी की सारी प्लस की एज इट इज डायरेक्टली उनको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके साथ 8 के साथ, तो आपको मिल जाती है क्या? एब्सोल्यूट एरर। फिर बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करना है? तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल ए अपॉन ए। तो डेल ए तो आपने ये निकाला, ट्रू वैल्यू ए आपने ये निकाली, तो रिलेटिव एरर आ गई। फिर बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो भाई परसेंटेज एरर में क्या करोगे? तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं, जो भी आपने रिलेटिव एरर निकाली है ना भाई, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या समझे? आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज डेल ए अपॉन ए इंटू 100। तो यार इसके आंसर्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट डिस्क्रिप्शन में आंसर लिखने से पहले, देखने से पहले कमेंट्स में आपके आंसर आने चाहिए, कोई फायदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी नीचे स्क्रीन पर, और पढ़िए जल्दी से क्या कह रहा है। अ करंट ऑफ 3.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट आपका कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, ठीक। एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 21 प्लस माइनस 1 वोल्ट इज अप्लाइड, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो आई की वैल्यू गिवन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स वाला जो टॉपिक है उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। और वोल्टेज की वैल्यू है 21 प्लस माइनस 1 वोल्ट, ये एम्पियर्स में है, ये वोल्ट्स में। इन्होंने रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछी है, और फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। जब इन्होंने पूछा यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, तो सबसे पहले आप इसकी जो प्रोपोगेशन का फॉर्मूला होता है वो लगाइए, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर के लिए, ये आप लगा सकते हो इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सपोज अगर दो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए अपॉन बी, तो आप इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगाते हो, जो आपने देखा भी होगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला जो आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर डेल वी की वैल्यू है, बिल्कुल है, वी की वैल्यू है, बिल्कुल है, डेल आई की वैल्यू वो भी है, और आई की वैल्यू वो भी है। आर की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे? वी और आई पता है, वी और आई पता है, तो वी की वैल्यू तो होगी 21, आई की वैल्यू होगी 3.5, तो 7.5 था, तो 3 अपॉन 0.5 कितना आया? 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम्स। आर की वैल्यू आ गई 6 ओम्स। जब इन्होंने पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आपके दिमाग में होगा भाई आपने निकाल तो लिया सर 6 ओम्स, बट जब आई में एक एरर है, वी में एरर है, तो क्या आर की एरर निकालना जरूरी नहीं है? तो उन्होंने जो पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है ना, वो कुछ इस फॉर्म में ही पूछी है उन्होंने, आर प्लस माइनस डेल आर। आर तो निकाल लिया भाई आपने 6 ओम्स, डेल आर निकालना भी तो आपकी जिम्मेदारी है, तो वो कहाँ से निकालेंगे? वो इस फॉर्म में से निकालेंगे,
ठीक है, तो डेल आर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई। निकालिए जल्दी से, कैलकुलेशन करिए, ठीक है, और आंसर निकालिए। तो आर की वैल्यू 6, डेल वी की वैल्यू 1 अपॉन 21 प्लस डेल आई की वैल्यू 0.5 अपॉन 3.5। आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डेल आर है इसकी वैल्यू लगानी है, और आर की वैल्यू जो आप 6 ओम से निकाल चुके हो उसकी वैल्यू को पुट करना है, आपको कंप्लीट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल। चलो भाई बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको दिख रहा होगा नीचे से लिखा हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू द फोर मेजरेबल क्वांटिटीज a b c एंड d एज फॉलोज। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू नहीं, फॉर्मूला दे रखा है, x इज इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 5/2 और d की पावर -2। ये x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ a b c एंड d आर। तो परसेंटेज एरर इन a गिवन है, परसेंटेज एरर इन बी गिवन है, परसेंटेज एरर इन सी गिवन है, परसेंटेज एरर इन डी भी गिवन है। तो कितना कितना है, 1%, 2%, 3% और 4%। पूछा है परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगा। तो फॉर्मूला देखिए पहले तो डेल एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 2 डेल बी अपॉन बी प्लस 5/2 डेल सी अपॉन सी। ध्यान से देखो, सब मल्टीप्लिकेशन था, सबके ऊपर प्लस का साइन आया। ये डिवाइडिंग फैक्टर है तो भी प्लस का साइन आएगा, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एरर को हमेशा पॉजिटिव भी लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन 2 डेल डी अपॉन डी। रिलेटिव एरर के फॉर्मूले में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब चाहिए आपको परसेंटेज एरर, तो कंप्लीट फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल जाता है डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 टू डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल बी अपॉन बी into 100 plus 5/2 del c upon c into 100 plus 2 del d upon d into 100। ठीक है, अब परसेंटेज एरर ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डेल ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू गिवन है। सिमिलरली बी के लिए भी कुछ ऐसे होगा, सी के लिए भी कुछ ऐसा और डी के लिए भी कुछ ऐसा। तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100 क्या है, 1%, तो मिल जाता है 2 इंटू 1। डेल बी अपॉन बी इंटू 100 कितना गिवन है, 2, तो 2 इंटू 2। हाँ यार, सॉल्व करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना भाई, ठीक है, मैं भूल गया बताना इस बार। तो 5 अपॉन 2 इंटू, तो डेल सी अपॉन सी इंटू 100 कितना है, 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100, तो वो कितना होगा, वो 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली आ गया 2, ये आ गया 4 प्लस 5 इंटू 3 15 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 4 8, ठीक है। तो 6 प्लस 14 आ गया, ये 15/2, एलसीएम अगर ले लेते हो 2 तो इधर 28 प्लस बन जाता है 43, तो आ जाता है 21.5%। तो ये क्वांटिटी में जो एरर आने वाली है वो इतनी होगी, 21.5% क्या है, ठीक है। तो ये था आज के लिए, है ना, कंपटीशन पार्ट 2 है ये मेरा 11th क्लास के लिए। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आपको एक काम करना है मेरा, बताओ करोगे, करना चाहिए यार, ठीक है। इस चैनल को अपने बाकी दोस्तों तक पहुँचाओ, वो सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ेगा चैनल तो पीलीभीत जैसा शहर भी ऊपर उठ के आएगा, कि हम बता पाएंगे कि आप लोग भी, हाँ पीलीभीत का भी कोई टीचर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो मेरे चैनल को शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाइए जितना हो सकता है उतना। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी वीडियोस के साथ और भी आऊँगा आपका भला करने, आप मेरा भला करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।